बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन भी नेक्स्ट लेवल जा रही होगी बेटा। तो बेटा जी, आप सबके साथ जो प्रॉमिस किया गया था कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा, उस एग्जाम की प्रिपरेशन आप सारे बच्चों को इस चैनल यानी कि जेके बोस वाला फॉर क्लास 9th और 10 पे कराई जाएगी। तो बेटा उसी वादे को बरकरार रखते हुए, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं आपका अपना ओएस सर एक बार फिर क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर का वन शॉट लेके आया हूं। जी हां मेरा बच्चा, क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, उस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हम वन शॉट लेने वाले हैं। और बेटा जी ये कोई आम वन शॉट नहीं है, बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है, जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस तक जाऊंगा और एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आई एश्योर यू बेटा 100% गारंटी है कि इस सेशन को देखने के बाद आप एग्जाम के लिए 110% इक्विप्ड हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो बच्चा आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, नोट्स को बराबर बनाते रहना है और फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। और अगर आपने पहले चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा बेटा, इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस पे जाइए, उस वीडियो को देखिए और बेटा अपने क्लास 10 की जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाइए। चलिए बेटा शुरू करते हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का ये खूबसूरत सा चैप्टर। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फैंटास्टिक। तो बेटा जी मेरा नाम है ओवैस सिद्दीकी और मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके इस अपने बहुत ही ज्यादा चहेते चैनल जेके बोस वाला क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो बेटा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आप सबके लिए इतना प्यार देने के लिए। जो वीडियो मेरी पहली गई है उसके बाद जो मुझे इतने हार्ट वार्मिंग मैसेजेस आए हैं बेटा, मैं बयान नहीं कर सकता है कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई है। तो बेटा उसी चीज ने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया है कि मैं आप सब बच्चों के साथ इस जर्नी में कंटिन्यू करूं और उसी वादे को बरकरार रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना, एसिड्स बेस्ड सॉल्ट्स का आज हम एक और वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, माय डियर पीपल, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में या मैसेज के थ्रू मुझे बहुत बार एक चीज पूछी है कि सर इन पर्टिकुलर सीरीज के नोट्स हमें कहां से अवेलेबल होंगे। तो बेटा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यू जस्ट हैव टू डाउनलोड पीडब्ल्यू ऐप, वहां पे आप इस बैच के वो डायरेक्ट होके फ्री नोट्स अवेल कर सकते हैं। सो आई एम 100% श्योर कि अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए बेटा विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। और आज का सेशन जो है एज ऑलरेडी टोल्ड यू होने वाला है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को लेके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से लगभग हर साल आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो कहां से आएगा वो भी मैं आपको इन द सेशन बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल पहली नजर दौड़ाते हैं बेटे मेरे आज के इन कंटेंट्स पे। तो हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके, हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, हम पीएच का डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, हम उसके बाद सॉल्ट का पोर्शन लेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, उनकी प्रिपरेशन, उनकी यूजेस को लेके कुछ डिस्कशन होगा। सो आई एम ऑल और 100% श्योर हूं मैं कि आप सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे। तो ऑल आई वांट इज कि आप किसी कोने में बैठ के अपना नोट कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। इस 1 से सवा 1 घंटे में मैं इस चैप्टर को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने डिस्कशन से। सबसे पहली जो बेसिक चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एसिड्स के बारे में। तो सर एसिड क्या होता है? आप सब बच्चों को पता होगा कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक तो सॉर इन टेस्ट होता है, नंबर नेक्स्ट हमेशा आप याद रखेंगे जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, दैट मींस व्हिच चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड इज सॉर इन टेस्ट। सो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है बेटा, उन्हें हम एसिड्स का नाम देते हैं। नाउ अगर आप इस डेफिनेशन को लिखते हैं बेटा तो यकीन मानिए इस डेफिनेशन को तब तक आप पूरा नहीं मानते जब तक आप कुछ एग्जांपल्स ना लिखे। तो कुछ एग्जांपल्स याद करनी जरूरी है कि एसिड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा HCl। उसके बाद आपका एसिटिक एसिड है जिसको आप इथेनॉइक एसिड भी बोलते हो बेटा। सो एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा बेटा CH3COOH, जो कि हमारे विनेगर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा बार प्रिजर्वेटिव या गणचिटिन बनावन, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा आपका, दैट मींस इसका फॉर्मूला है H2SO4। कार्बोनिक एसिड बेटे मेरे आप याद रखेंगे H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड माय डियर पीपल आप याद रखेंगे H3PO4। व्हाट इज इट?
H3PO4, नाइट्रिक एसिड आप याद रखेंगे बेटा HNO3, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं बेटा, मिथेनॉइक एसिड, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा HCOOH। ये आपने पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स में। ये पहला मेंबर होता है, ये दूसरा मेंबर होता है। तो चलिए बेटा, ये एसिड्स की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नाउ जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं बच्चा लोग, तो क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हम सेट करते हैं। तो सबसे बेसिक और मेनली जो पूछे जाने वाला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास जो एसिड्स होते हैं बेटा, आप सबको याद होना चाहिए, दे आर आइदर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड्स और वी कॉल देम एज मिनरल एसिड्स। सर ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स, या मैं डायरेक्टली कहूं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। सो दोज एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। और बेटा कुछ एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद योर सोर्सेज की यहां ये कहां पाए जाते हैं, उनको आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। सबसे पहला आपका एसिडिक एसिड है बेटा, और आपको पता है कि ये विनेगर में होता है, जिसे आप कॉमनली सिरका भी कहते हैं। उसके बाद आपका साइट्रिक एसिड होता है बच्चा, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा लैक्टिक एसिड होता है, जो कि सॉर मिल्क या कर्ड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टार्टारिक एसिड होता है, जो इमली यानी कि टैमारिंड या ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, इट इज ऑक्सैलिक एसिड, जो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा। तो उसके बाद आप एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड दो जगहों पे पाया जाता है। एक, जब लाल चींटी जो है वो बेटा क्या करेगी, काटती है, दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट, वो उस टाइम पे जो एसिड स्क्रीट होता है दैट इज ऑल्सो फॉर्मिक एसिड। और साथ ही साथ एक प्लांट होता है बेटा, जिसको ऑब्वियसली आपकी जनरेशन में तो आजकल आपको यूज नहीं किया जाता होगा उसको आपके ऊपर स्कूल्स में, लेकिन हमारे टीचर्स जब हम होमवर्क वगैरह नहीं करते थे तो बेतहाशा उस चीज का इस्तेमाल होता था। उसको आप कश्मीरी में सोई बोलते हो, एंड वी कॉल इट एज नेटल प्लांट। सो नेटल प्लांट का जो स्लीव का स्टिंग होता है, जो थॉर्न होता है बेटा, वो जब आपकी बॉडी से टच कर जाता है तो वहां पे भी स्क्रीशन होती है। किसकी? वहां स्क्रीशन होती है मिथेनॉइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड की। ठीक है बेटा। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और ये आप याद रखिए। लेट्स मूव ऑन टू मिनरल एसिड्स। बेटा मिनरल एसिड्स यहां हम कह सकते हैं इनको वो एसिड्स होते हैं जो कि रॉक्स या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। यूजुअली इनका नेचर कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नॉट ऑल बट मोस्टली अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको याद रखूं, द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, रॉक्स और मिनरल से ऑब्टेन होने वाले एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं। और कुछ एग्जांपल्स यहां पे बेटा जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैं पीछे लिख चुका हूं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दैट मींस जो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, दीज आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है। सो दे आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये मिनरल एसिड्स ही है। बट कुछ मिनरल एसिड्स एक दो आप याद रखेंगे बेटा, जैसे आपका हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया, H3PO4 हो गया। ठीक है बेटा। तो ये कार्बोनिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड जो है, दीज आर व्हाट? दे आर वीक एसिड्स। तो रिमेंबर, ये एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, और अब जो हम बात करने वाले हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए बेटा, एक एसिडिक सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट कब बताया जाता है? जब हम प्रोपोर्शन ऑफ एसिड और वाटर देखते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी एक्वियस सॉल्यूशन में एसिड का प्रोपोर्शन वाटर से ज्यादा है उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे अगर एसिड ज्यादा है बेटा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और अगर एसिड कम है इन कंपैरिजन टू वाटर दैट इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन बेटा ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो हम कहेंगे कि वो एसिड जो आपका डाइल्यूट एसिड। इन शॉर्ट, वो वाला सॉल्यूशन जिसमें एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा एज कंपेयर टू वाटर, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, वो वाला सॉल्यूशन जिसमें एसिड का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कम यानी कि वाटर का ज्यादा, तो बेटा उसको हम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन in which there is a greater proportion of acid as compared to water, while as dilute acid जो होता है, it is the one which contains greater proportion of what? Water as compared to acid। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा। और सिंपली हम कैसे, अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी, कन्वे करनी होगी, we'll simply write this
इफ HCl इज कॉन्सेंट्रेटेड हम यहां CONC लिखेंगे, इफ HCl इज डाइल्यूटेड वी विल राइट HCl डाइल्यूट। ठीक है बेटा, तो दिस इज इट। इसके बाद यहां कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। नाउ हाउ डू वी डाइल्यूट द एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज डन बाय एडिंग एनी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ड्रॉप वाइज टू वाटर। सो मेरे पास यहां पे मान के चलिए बेटा वाटर है, यहां पे एक कंटेनर है जिसमें पानी है, यहां पे एक फ्लास्क है जिसमें पानी है, मैं ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करूंगा बेटा, उसको हम डाइल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बेटा, जरा ध्यान रखिए यहां पे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि आपको वाटर एसिड में क्यों ऐड नहीं करना चाहिए। Why is it important to add acid dropwise to water? So you should remember while diluting an acid, what is recommended? It is recommended that the acid should be added dropwise to water and not the other way around. क्यों भाई साहब, क्योंकि बेटा ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर होता है, यानी कि डाइल्यूशन जो है, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। वो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है बेटा वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है बेटा। उसकी वजह से स्प्लैशेस ऑफ एसिड इर्द गिर्द उड़ के आपकी बॉडी पे, आपके हाथ पे, आपकी स्किन पे या कपड़ों पे आके लग के डैमेज कर सकते हैं। सो दैट इज वाई हमें एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करना पड़ता है। किसमें, वाटर में, न कि वाटर को बहुत ज्यादा एसिड में एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम होगा वहां पे आपसे एग्जामिनर ये सवाल कर सकता है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चा जी आगे चलते हैं। नाउ डाइल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट अगर किसी बच्चे को लिखना है तो डाइल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर। अब इससे होता क्या है बेटा, याद रखना, इससे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस अगर आपके सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ गया तो वही आयंस जो पहले प्रेजेंट थे अब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज अपॉन डाइल्यूटिंग एनी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। नाउ द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग, सो दैट ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा ये डिसिपेट हो जाए और इसकी वजह से स्प्लैशेस ना बने, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो आई एम 100% श्योर कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए बेटा, अगर समझ आ रहा होगा तो हैशटैग SAMA समझ आया मजा आया ना लिखना भूले चैट्स में। ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा। नाउ व्हाट इज ए बेस, केमिकल सब्सटेंसेस भाई साहब जो रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। नंबर फर्स्ट, विच आर बिटर इन टेस्ट and have a soapy touch. You should remember these 3 points for defining any base. Now we have some examples here. For example, sodium hydroxide is there. We also call it as caustic soda. Please remember it. Potassium hydroxide is there. We call it as caustic potash. इसको क्या नाम देते हैं बच्चा लोग, caustic potash. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, शाबाश, मनी मन गुनगुनाइए, स्लेक्ड लाइम। ठीक है बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मनी मन गुनगुनाइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो यू शुड रिमेंबर these names of these 4 very very important bases, क्योंकि सर यहां से सवाल पूछा जाता है। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा एक और चीज आप याद रखेंगे बेटा, इनको हम एल्कलीज का नाम देते हैं। एल्कलीज का मतलब होता है बेटा वाटर सॉल्युबल बेसिस होती है। ये क्या होती है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो याद रखिए बच्चा, हर कोई बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। दैट मींस एवरी एल्कली इज ए बेस बट एवरी बेस इज नॉट एन एल्कली। एल्कली उसी बेस को कहते हैं जो वाटर सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाइल एज अगर आपके पास ये एग्जांपल है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस बेटा, या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस बेटा, ये बेसिस तो है, ये बेसिस तो है, बट दे आर नॉट एल्कलीज। याद रखिएगा, एल्कली सिर्फ उसी बेस को कहते हैं जो वाटर सॉल्युबल होती है। चलिए बच्चा मेरा आगे चलते हैं और आगे के डिस्कशन में लेते हैं बेटा इस पॉइंट को, वो है कि सर व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स
उसके बाद व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस डेफिनेटली आपको खुद समझ आ जाएगा। हर एसिड में क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा एरिहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और एरिहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। एरिहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड कहता है कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन जो है फर्निश कर देता है, उसे हम एसिड का नाम देते हैं। दैट मींस यहां से मुझे पता चलेगा दैट व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स इज दैट they produce hydrogen ion when they are dissolved in water. So अगर मैं एक जनरल एग्जांपल ले लूं, मान के चलिए यहां पे एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं HA, where H is hydrogen, A is some anionic part. तो अगर मैं इसका एक्वियस सॉल्यूशन ले रहा हूं तो बेटा मुझे कैसे दिखेगा ये, मुझे दिखेगा ये H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस। मतलब कोई भी एसिड ऐसे टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं HCl। जब आप HCl का डिसोसिएशन करते हो बच्चा लोग, आप लिखते हो सर ये टूट जाता है, बिखर जाता है ऐसे H प्लस और Cl माइनस में। तो ये आपके पास यहां पे एक एसिड का डिसोसिएशन लिख दिया मैंने। दैट मींस अगर इस सब्सटेंस ने वाटर में जाते ही बेटा हाइड्रोजन आयन को फर्निश किया बच्चा, इसको हम एसिड का नाम देते हैं। दैट मींस व्हाट शुड यू कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन, दैट एसिड्स हैव कॉमन व्हाट, दैट मींस व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स इज हाइड्रोजन आयन को फर्निश कर देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। नाउ सिमिलरली आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक बिहेवियर दिखाता है तो उसके लिए जरूरी है प्रेजेंस ऑफ वाटर। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वहां पे बेटा एसिडिक बिहेवियर दिखेगा नहीं। तो यहां पे एक और वाइवा के लिए एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है, बेटा हमें बताइए HCl गैस और HCl एक्वियस यहां लिखेगा वो आपके सामने, कौन एसिड है? आप बोलना सर ये एसिड है, ये एसिड नहीं है। यहां एक और तरीके से सवाल पूछ सकता है, HCl गैस will change the color of dry litmus, तो आप सीधे लिख देना नो चेंज। ड्राई लिटमस पे HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कोई चेंज। हाँ, अगर मॉइस्ट लिटमस के साथ जाएगा दैट मींस इट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है बेटा, बट कौन सा? मॉइस्ट लिटमस पेपर। लेकिन अगर ये वाला होगा, जाहिर सी बात है बेटा ये ड्राई लिटमस के साथ भी डेफिनेटली इफेक्ट दिखाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, ड्राई HCl इज नॉट एन एसिड वेल एज इट इज ओनली एन एसिड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक एसिड को एसिड बनाने के लिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो सब्सटेंस जो पानी में जाते ही हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइड्रोक्सिल, HYDROXYL। हाइड्रोक्सिल आयन होता है ये OH माइनस आयन। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा KOH एक्वियस, पानी में जाते कैसे टूटा बच्चा? K प्लस और OH माइनस। तो कोई भी सब्सटेंस माय डियर स्टूडेंट्स अगर बेटा पानी में जाते ही इस पर्टिकुलर स्पीशी को फर्निश कर देता है, हम कहेंगे बेटा कि वो एक बेस है। और ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये दिया था स्वांते एरिहीनियस भैया ने, इसीलिए इसको हम एरिहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस भी कहते हैं। चलिए बेटा, आई होप यहां तक भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहली बात आपको पता होगा, सॉर टेस्ट होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, सो यू विल रिमेंबर दिस निमोनिक A, B एंड R। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है बेटा, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, ये मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं जब मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखिए बेटा, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका एक विजुअल इंडिकेटर होता है। विजुअल इंडिकेटर मतलब ये कलर चेंज दिखाता है। और याद रखिए बेटा, जब भी मिथाइल ऑरेंज के साथ हम एसिड का एक्शन देखते हैं तो उस टाइम पे इसका कलर किस में जाता है बेटा? इट टर्न्स पिंक। याद रखिए बेटा, इट टर्न्स पिंक। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? माई orange pink, or we write sometimes it as red. My apple is red. So अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पॉइंट होगा, you will simply mention red. My for methyl orange in acid turns red. नंबर नेक्स्ट बेटा आप याद रखेंगे, फेनोप्थलीन भी हमारे पास एक और विजुअल इंडिकेटर होता है। So there is no color change, it remains colorless in the
एसिडिक सॉल्यूशन। नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे, अगर इसको इस एसिड को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। दैट मींस कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे बेटा यही चीज लिखी है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है इट कंडक्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे बेटा, कोरोसिव नेचर। मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब दे कैन प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन जब वो बेटा आपके हाथ या कपड़ों पे गिर जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा वैसे इतना ही था, तो आई एम श्योर ये वाले पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स। सर इंडिकेटर क्या होता है? देखिए बेटा, इंडिकेटर हम सिंपली एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहेंगे जो हमें ये इन्फर करे कि सब्सटेंस जो है बेटा ये एसिड है या बेस विदाउट हैविंग टू टेस्ट और स्मेल इट। ठीक है बेटा। नाउ इंडिकेटर्स वही सब्सटेंसेस यहां पे मैंने लिखा है that tell you whether a substance is acid or base। अब जनरली हमारे पास इंडिकेटर्स दो कैटेगरीज में बढ़ते हैं, एक जो स्मेल चेंज दिखाते हैं, दूसरा जो कलर चेंज दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जो कलर चेंज दिखाते हैं उनको हम विजुअल इंडिकेटर्स कहते हैं, और जो स्मेल चेंज दिखाते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ स्मेल चेंज, सॉरी सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कलर चेंज के बारे में। सो कलर चेंज में हमारे पास यहां पे याद रखेंगे आप, ये 1 2 3 4 वाले पहले इंडिकेटर्स है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नेचुरल भी है और कुछ सिंथेटिक भी है, खैर वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे। सबसे पहला वाला आपका लिटमस है। ये एक डाई होती है जो लाइकन प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। अब एसिड के केस में, सॉरी पहले बेस का याद रखेंगे, बेस के केस में बेटा इसका कलर ब्लू होता है और एसिड के केस में इसका कलर रेड होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके बाद टर्मरिक बेटा, हल्दी आपके घर में होती है, नेचुरल कलर इसका येलो होता है। तो बेस के केस में इट विल शो रेड, whereas in acids it remains as such, that means येलो कलर ही रहता है इसका। उसके बाद बेटा फेनोप्थलीन हमारे पास एक और होता है। फेनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो यूजुअली कलरलेस होता है, बट इन बेस ये कैसा दिखाएगा बेटा, पिंकिश कलर। तो आप याद रखेंगे बनाना इज येलो, बनाना इज येलो, बनाना इज येलो मतलब बेस में फेनोप्थलीन, ठीक है, कैसा कलर दिखाएगा, पिंक दिखाएगा। चलिए बेटा कलरलेस किस में रहेगा, एसिड में रहेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है सिमिलरली बेस में कैसा रहेगा बेटा, येलो रहेगा, और एसिड में कैसा जाएगा, रेड। इस सब को याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक यहां है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। आप देख सकते हैं एल फॉर लिटमस, पहले बेस, ठीक है, तो बेस में ब्लू जाएगा, बी फॉर ब्लू, एसिड में रेड जाएगा। तो यही सीक्वेंस आप फॉलो करके इस निमोनिक को डिकोड कर सकते हो। T फॉर टर्मेरिक, बेस में R फॉर रेड, एसिड में Y फॉर येलो। तो इसी तरह से आप बाकी भी डिकोड कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए बेटा। ऑल्फैक्टरी मतलब दे शो स्मेल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। और याद रखिए बेटा, जो एसिड में अपना स्मेल रिटेन कर देते हैं और बेस में अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को खो देते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल इसमें अनियन आ गया, इसमें क्लोव ऑयल आ गया, इसमें वेनिला एसेंस वगैरह आ जाता है। आई एम श्योर बच्चा लोग यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। चलिए बेटा अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक तरह का पीएच इंडिकेटर होता है जो कि बना होता है सॉल्यूशंस का, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस का। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अगर किसी सब्सटेंस में हमें पीएच चेक करना है तो वो उस पर्टिकुलर पीएच पे कोई कलर चीज जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करके देगा। दैट मींस देयर इज अ डिफरेंट कलर ट्रांजिशन एट डिफरेंट पीएच लेवल्स, जिसको बाद में हम एक यूनिवर्सल चार्ट के साथ क्या करते हैं बेटा, मैच करके पीएच जो है पता लगा लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक पेपर होता है, एक स्ट्रिप होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और हर कलर किसी ना किसी पर्टिकुलर पीएच को कॉरस्पॉन्ड कर देता है। नाउ आपको याद क्या रखना है, आपको ये डेटा याद रखना है जो मैं यहां पे स्क्वायर डब्बे में रखने जा रहा हूं। अगर आपका कलर जो है बेटा रेड होगा, once you dip that pH paper universal indicator in a particular solution, और उसका कलर जो है बेटा वो रेड आ गया, तो you should infer कि उसका pH रेंज 0 से 3 के बीच लाई करेगा। इसी तरह से अगर येलो कलर आ गया तो 3 से 6 के बीच लाई करेगा। इसी तरह से अगर ग्रीन आ गया तो ग्रीन एग्जैक्टली न्यूट्रल होगा बेटा। और उसके बाद ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हमको यानी कि ब्लू देखने को मिलेगा अगर 8 से 11 के बीच pH आएगा। पर्पल देखने को मिलेगा अगर 11 से 14 के बीच देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है, एट ग्रीन कलर द सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल, एट पर्पल और ब्लू इट विल बी अल्कलाइन इन नेचर, एट ऑरेंज, येलो और रेड इट विल बी
एसिडिक इन नेचर। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। 100% गारंटीड, 110% गारंटीड, इससे बाहर आपका एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता। चलिए बच्चा बच्चा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से सवाल आने के चांसेस रहते हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेरे बेटे आप यहां पढ़ने वाले हो वो है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, दे हैव द टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों होता है मैं ऐसे ही बता देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। जब हम एक एसिड को बेटा पानी में डालते हैं, दैट मींस जब हम किसी भी एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, तो एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर डिसोसिएट हो गया होगा। अब मेटल क्या करता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन आयन को मिल जाते हैं जो बाद में हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी ऐसा मेटल नहीं होगा, सारे के सारे मेटल्स ऐसे नहीं होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हाइड्रोजन को खिलाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही वाले मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, दैट मींस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खिला सकते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं। दैट मींस मेटल्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे ओनली हैव गॉट द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। तो बच्चा यहां पे आपको ये पर्टिकुलर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कहा था सर ट्रिक बता दो, तो बेटा यहां पे ट्रिक भी लिखी है, आप इस ट्रिक से भी इन चीजों को याद कर सकते हो। चलिए बेटा, नाउ अगर मैं आपको सिंपली यहां पे दिखा दूं, हाइड्रोजन के ऊपर ये जो मेटल्स है बेटा, इन मेटल्स का रिएक्शन मैं कराऊंगा और मैं यहां पे कोई एग्जांपल डिवाइस करने की कोशिश करूंगा। सो अगर मैं यहां पे देखूं, जिंक जो है वो लाई करता है बेटा कहां पे, वो लाई करता है हाइड्रोजन के ऊपर। सो अगर मैं जिंक ले लूं, जिंक सॉलिड, और बेटा इसका रिएक्शन बेटा HCl एक्वियस के साथ करूं, ठीक है बेटा, या यहां पे सीधे मैं लिखूंगा डाइल्यूट, तो बेटा जी क्या होगा यहां पे देखिए, आपको पता है कि जिंक जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक डाइपॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन खाएगा बेटा, और उसके बाद बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। देखिए बेटा यहां पे Zn2 प्लस है, यहां पे HCl से क्लोराइड आ गया। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि सर जब भी मुझे फॉर्मूला लिखना होता है आप कैसे लिखते हो बेटा, ये 2 यहां जाएगा, ये 1 यहां जाएगा, इसकी टोपी उसके सर, फॉर्मूला बन गया ZnCl2। तो ये आपका सॉल्ट बनेगा यहां पे ZnCl2, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो इसको हम यहां पे एक्वियस लिखेंगे। साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है जिसको आप ऐसे लिखोगे। अब ये रिएक्शन में आप 2 हाइड्रोजन देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे इसको 2 लगा देंगे बेटा, ये 2 क्लोरीन के सामने भी लग गया, और मेरी रिएक्शन में ऑलरेडी क्लोरीन 2 है, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है बच्चा, यहां पे आप ऐसी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो याद कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, most of the acids that would react with metal they form salts and evolve hydrogen। most of the acids मतलब सारे के सारे एसिड जो है बेटा, फॉर एग्जांपल कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा बेटा, मर्क्यूरी जो है, सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एनी एसिड। ठीक है बेटा, नाउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग। यहां पे बहुत बार एक सवाल आ जाता है, क्या सारे के सारे मेटल्स विच आर कैपेबल ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? जवाब है नहीं। सॉरी, क्या सारे के सारे एसिड्स के साथ ऐसा होता है? जवाब है नहीं। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आपने इन मेटल्स का रिएक्शन लिया, नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा क्या होगा, नाइट्रिक एसिड बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ही हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा, ये इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, और किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, याद रखना। तो यहां पे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वाला कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं होता है। हां, लेकिन 2 ऐसे मेटल्स है जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, उनका रिएक्शन यहां पे याद रखेंगे बेटा। देयर आर 2 मेटल्स, वन इज मैग्नीशियम, सेकेंड इज मैंगनीज। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है बेटा, अगर ये रिएक्ट कराते हो आप डाइल्यूट HNO3 के साथ, यहां पे मैं लिखूंगा 1% डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहां पे बेटा जी बनेगा, शाबाश, यहां बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। कैसे बना आपको पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड को जब आप डिसोसिएट करोगे H+ और NO3- 1 में,
और ये जो मैग्नीशियम होता है बेटा एटॉमिक नंबर 12 होता है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको लूज करके Mg+2 बनाएगा। तो Mg+2 और NO3-1 बच्चे फॉर्मूला बनाएगा MgNO3, ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, होल ट्वाइस लिखेंगे और साथ में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। इसी तरह से यहां पे बेटा बनेगा मैंगनीज नाइट्रेट, दैट मींस इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे MnNO3 होल ट्वाइस, साथ में लिखेंगे आप हाइड्रोजन गैस। सो यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दैट देयर आर टू मेटल्स व्हिच रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बाकी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस जो ही बनता है वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू वाटर। ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चा यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मेरी जान क्या होता है? मेटल कार्बोनेट सिंपली आप याद रखेंगे जिसमें मेटल के साथ ये वाला एनाइन प्रेजेंट होगा CO3-2, और बाइकार्बोनेट हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ये वाला एनाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। नाउ मेटल की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मूला कैसा होगा। अगर मेटल की वैलेंसी 1 है, जैसे सोडियम है बेटा, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर फॉर्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखेंगे तो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, तो MgCO3 लिखेंगे। बेटा यहां पे भी S लगा दूंगा, यहां पे भी S लगा दूंगा। इनका रिएक्शन मुझे करना है फॉर एग्जांपल HCl के साथ। किसके साथ करना है बेटा? HCl के साथ। आप सबको बेटा पता होना चाहिए कि जब भी मैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन लेता हूं, यह होता है जस्ट लाइक योर बेस प्लस एसिड। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेस से बेटा आप क्या करेंगे, जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये सॉल्ट जो है बेटा ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये बनाएगा Na+ और साथ में देगा बेटा CO3-2। तो ये Na+ इस एसिड के Cl- के साथ जुड़ेगा और पहला कंपाउंड जो है वो सॉल्ट बनेगा NaCl, और ये वाटर सॉल्युबल होता है तो हम AQ लिख देंगे। इसी तरह से यहां पे CO2 गैस को आप लिखेंगे बेटा और साथ में बेटा आप लिखेंगे वाटर को। आई एम श्योर कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपको लिखना, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको लिखना आएगा Mg। सर यहां Cl2 आएगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव होता है सर, आपने बोला है Mg+2। तो यहां पे साथ में क्या लिखेंगे बेटा आप? CO2 गैस लिखेंगे, साथ में बच्चा क्या लिखेंगे? H2O लिक्विड। दिस इज लिक्विड, सॉरी दिस इज व्हाट? दिस इज लिक्विड। सो H2O लिक्विड लिखेंगे यहां पे। ठीक है जी। तो यहां पे भी आप L लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो आई एम श्योर मैग्नीशियम, अगर आपको याद करना हो कौन सा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड का रिएक्शन, ये भी आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से बाइकार्बोनेट में भी सेम चीज हो जाती है, सेम प्रोडक्ट बनता है। दैट मींस जब भी आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा। तो बेटा इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, आप एक ही बार इसको लिख सकते हो। चलिए बच्चा नेक्स्ट जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बेटा ये रैपिडली इवॉल्व हो जाती है बेटा, तो इसको हम कहते हैं इफलोरेसेंस। इफलोरेसेंस का मतलब होता है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसी रिएक्शंस को इफलोरेसेंस रिएक्शंस भी आप कह सकते हो। ब्रिस्क का मतलब होता है रैपिडली जो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, जैसा ऐसे वाली आवाज आएगी। क्लियर है भाई? चलो भैया आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स। आप भाई बताओ हमको कि कैसे पता लगाओगे कि ये जो गैस बन रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहां पे बेटा, जिसको आप लाइम वाटर टेस्ट कहते हो। तो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर आपको पता लगाना है कि ये जो गैस यहां बनी है बेटा, ये गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी है, तो आप क्या करोगे बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप यू विल डायरेक्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आपने इसको एक सॉल्यूशन में डायरेक्ट किया बेटा, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, जो कि स्लेकेट लाइम का सॉल्यूशन है, जो ही इसमें CO2 गया बेटा, जो ही इसमें CO2 गया बेटा, तो CO2 जाते ही बेटा यहां पे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बनेगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विथ वाटर बनेगा, अलोंग विथ वाटर। तो यहां पे आप याद रखेंगे, व्हेन carbon dioxide gas is passed through a solution of calcium hydroxide, it forms insoluble solid या it generates white turbidity। क्या याद रखेंगे? it results in the formation of white turbidity due to the formation of calcium carbonate along with water। तो बेटा याद रखेंगे आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेटा
ये व्हाइट मिल्कीनेस भी आपकी बुक में लिखा होता है, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा लोग, अगर आपने अब कॉन्टिन्यूअसली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू दिस, तो अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा एक्सेस CO2 इज पास थ्रू दिस, तो बेटा क्या होगा, यहां पे कुछ टाइम के बाद ये टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी। इसका मतलब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना था बेटा, वो अब सॉल्युबल हो चुका है। सॉल्युबल जब हो चुका है तो मतलब कोई और कंपाउंड बन चुका है। वो कंपाउंड का नाम आप याद रखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चा व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, द टर्बिडिटी डिसअपियर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपने कैसे लिखा सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला? बेटा कैल्शियम होता है डाइपॉजिटिव, बाइकार्बोनेट जिगर मेरे अभी 2-3 मिनट पहले मैंने बताया HCO3-1। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जब भी आपको आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें एक सिंपल कैटाइन होता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स एनाइन को लिखने से पहले आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तब जाके आप बाहर 2 लिख देंगे। दैट मींस यहां लिखूंगा CaHCO3 होल ट्वाइस, और चूंकि ये सॉल्युबल होता है बेटा वाटर में, तो मैं इसको लिखूंगा एक्वियस, और इसका नाम क्या होता है बेटा? इट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां तक बेटा क्लियर चल रहा होगा सब। अगर समझ आ रहा है बच्चे तो प्लीज आप यहां पे ये पॉइंट मेंशन करिए, #SAMA, मतलब समझ आया, मजा आया। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। सर यहां पे कोई टोटका बता तो याद रखने का, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बात खत्म। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स अगर बेसिक है, ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो गया बेटा, जहां पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सर एक और चीज बता दो, जब भी ये सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट होता है एक आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन होता है और एनायन होता है। उस सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट होता है बेटा, वो कहां से आता है? वो आएगा एसिड से। और इसका जो कैटायनिक पार्ट होता है बेटा सॉल्ट का, वो कहां से आएगा? वो आएगा मेटल ऑक्साइड से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो, ठीक है बेटा, इफ यू आर टेकिंग कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, और इसका रिएक्शन करा रहे हो बेटा किसके साथ? HCl एक्वियस के साथ, या डाइल्यूट जो आप लिख रहे हो। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये Cl- बनेगा, इसको तोड़ोगे तो Ca+2 बनेगा। तो यहां पे बेटा ये फॉर्मूला बनेगा CaCl2, और साथ में क्या लिखोगे बेटा? H2O। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस MgO प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको तोड़ोगे तो ट्वाइस H+ लिखते हैं, इसको तोड़ोगे तो SO4-2 लिखते हैं, इसको तोड़ोगे तो Mg+2 लिखते हैं। टूटेगा कैसे? जब ये पानी में जाएगा, जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट में तो ये होगा नहीं। और साथ में क्या लिखोगे? O-, तो ये Mg और ये जाएगा इधर, 2 और 2 उड़ जाएगा, ये बनेगा MgSO4, और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो ये सिंपल सी चीजें हैं बेटा। दिस इज जस्ट लाइक ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनता है, बेस से आता है कैटायनिक पार्ट, एसिड से आता है एनायनिक पार्ट, दोनों को जोड़ो, अदला बदली करो और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई एम 100% श्योर कि यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। चलो भाई साहब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो ये है कि सर कल को अगर एग्जामिनर ने हमें वाइवा में पूछा कि सर क्या सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंसेस एसिड्स होते हैं? नहीं, शाबाश। Is every hydrogen containing substance an acid? Your answer should be no. Then his counter question would be why or explain. बताओ कैसे प्रूव करोगे? तो आप सिंपली आप उसको एक एग्जांपल, एक एनालॉजी से समझाओगे कि सर फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ठीक है। ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में सर हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब हम इनका एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं और एक्वियस सॉल्यूशन के थ्रू हम देखेंगे सर कि मैं देखूं क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे या नहीं, तो जाहिर सी बात है सर जब मैं बीकर में देखती हूं या देखता हूं, मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप किए, बाहर से बैटरी से कनेक्ट करके एक्सटर्नली उनको किसी बल्ब के साथ जोड़ा, तो सर बल्ब ग्लो नहीं होता है। इट मींस कि वहां सॉल्यूशन में आयंस ही फर्निश नहीं हुए,
जब सॉल्यूशन में आयन ही फर्निश नहीं हुए तो मतलब वो हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंस डिसोसिएट हुआ ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो अगर हाइड्रोजन में डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, वहां पे बना ही नहीं है, तो बेटा वो एसिड हो ही नहीं सकता। तो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल एसिड्स contain hydrogen. That is true, but the converse is not true, that all hydrogen containing compounds are acids. Example, aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic behavior because their hydrogen does not separate out as hydrogen ion on dissolving in water. तो बेटा इसको याद रखेंगे आप, और साथ में ये पॉइंट भी याद रखेंगे, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है बेटा, ये भी न्यूट्रल होता है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें भी कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन रेन वाटर जो है बेटा, रेन वाटर जो है गिरते 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 एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर होता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा बेटा, जो कि होता है H2CO3, और इसी वजह से बेटा रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है। क्लियर बात है बेटा? तो यहां तक आप याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे रेन वाटर का जो पीएच होगा इट विल बी लेस देन 7, whereas डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच होगा इट विल बी एग्जैक्टली 7। चलिए बेटा जी यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, मेटल्स का रिएक्शन विद बेसिस। ये होती है आपकी बेटा जिसको आप कहते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप दो बातें याद रखेंगे बेटा, शाबाश। ओके सॉरी, दिस इज मेटल विथ बेस, सो सॉरी, आई थॉट इट इज एसिड विद बेस। सो मेटल विद बेस, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है बेटा। सबसे पहला रिएक्शन है मेटल प्लस बेस। मेटल प्लस बेस में भी आपका सॉल्ट बनेगा, बट ये डिफरेंट सॉल्ट होगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। यहां दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देके जा रहा हूं जहां से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। नंबर फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बेटा, सर यहां पे कोई टिरिक विरिक नहीं है क्या? हाँ भैया देखो इधर, एसिड से देखो ये बेस है तो यहां से जाहिर सी बात है क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो यहां से तो Na+ फिक्स हो गया, Na+ फिक्स हो गया, यहां से आप Na+ लेंगे। अब यहां से कौन सा नेगेटिव पार्ट लेना है याद रखना, अब मैं आपको बता रहा हूं। आप सिंपली याद रखना कि जिंक की प्रेजेंस में यहां पे आपको याद रखना है ये वाला आयन बनता है, इसको आप बोलते हो जिंकेट। क्या बोलते हो बेटा? जिंकेट। और साथ में अगर एल्यूमिनियम दिया है बेस के साथ तो उस टाइम हम याद रखेंगे AlO2-1, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। बात खत्म, बात खत्म, इतना ही याद रखना है। अब इस Na+ और इसका फॉर्मूला लिखो, तो ये 2 यहां आएगा, इसका +1 वहां जाएगा, फॉर्मूला बना Na2ZnO2, और साथ में बेटा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरह से यहां पे Na+ लिया, वहां पे -1 है, तो इट विल बी NaAlO2, जिसको आप सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हो, तो इसका नाम आएगा सोडियम जिंकेट या जिंकेट, और इसका नाम आएगा बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए भाई साहब, H2 तो लिखना भूल ही गया था मैं, तो ये गैस है, ये आप लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती है, इसीलिए हम बेसिस को भी मेटालिक कंटेनर्स में बेटा क्या करते हैं? स्टोर नहीं करते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा जी आपका, वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नाउ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेटा याद रखना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मैंने आपको अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो अगर ये एसिडिक इन नेचर हो गया बच्चा, तो यहां पे सिंपल सी बात है, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर जब बना, अब सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट आता है बेस से, एनायनिक पार्ट आता है एसिड से। सर बेस आप जरा ले लीजिए कोई, चलो बेटा मैं यहां पे ले लेता हूं NaOH फॉर एग्जांपल, और मैं लूंगा यहां पे, चलो पहले ले लेते हैं CO2 गैस। ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूं यहां पे NaOH फॉर एग्जांपल, साथ में मैं लूंगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, उसके बाद मैं लूंगा NaOH, साथ में मैं लूंगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये सारे के सारे क्या है बेटा? दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। देखिए नॉन मेटल कार्बन, नॉन मेटल सल्फर, इनका कंपाउंड विद ऑक्सीजन इज नोन एज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे? एसिडिक इन नेचर। दैट मींस जब हम पढ़ते हैं ना मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम वहां पे क्या बोलते हैं कि व्हेन वी
react or when we pass any non-metallic oxide with when we react it with water तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग बेस बनाता है ना। मेटल्स नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जब एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड को वाटर के थ्रू पास कराऊंगा तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। चलो देखते हैं यहां पे, अगर मैं H2O वाटर प्लस CO2 का रिएक्शन लेता हूं, दैट मींस यहां जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनता है वो बनता है H2CO3, जिसको आप कार्बोनिक एसिड कहते हो। खत्म बात। अब इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन आपको आता है बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने CO2 गैस लिखी है, मुझे खटाक से एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग में आना चाहिए ये क्या आना चाहिए भाई साहब, सर ने बोला था यहां से एनायनिक पार्ट लेना है CO3-2, तो ये Na+ और ये CO3-2, इनको जोड़ो बेटा, फॉर्मूला क्या बना, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या लिखोगे बेटा, H2O। बात खत्म। ठीक है भाई। इसी तरह से SO2 को जब आप देखोगे बेटा, तो SO2 प्लस H2O, देखो बहुत इजी है जोड़ना, 2 हाइड्रोजन H2, 1 सल्फर, और 2 + 1 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज इट, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। तो यहां से इसको जब तोड़ोगे बेटा, तो इट विल बी ट्वाइस H प्लस SO3-2, सल्फाइट, इसको हम सल्फाइट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सल्फाइट, ITE। SO4-2 होता है सल्फेट। चलिए बेटा, तो यहां से दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये होता है SO3-2। खत्म बात। तो इसको जोड़ो बच्चा, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, तो ये बना Na2SO3, सोडियम सल्फाइट। क्या बनेगा बेटा इसका नाम, सोडियम सल्फाइट, SQLPHIT। बात खत्म। अगर SO4-2 होगा बेटा, तो उसको हम सल्फेट पढ़ते हैं, और अगर S-2 होगा उसे हम सल्फाइड पढ़ते हैं बेटा। ये आप प्लीज याद रखिएगा, यहां अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है बेटा। चलिए, इसी तरह से अगर एक और चीज, अगर NO3-1 था बेटा, इसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। अगर NO2-1 हो गया, इसको हम नाइट्राइड पढ़ते हैं, नाइट्राइट। और अगर N-3 हो गया बेटा, इसे हम नाइट्राइड पढ़ते हैं, IDE। तो चलिए बच्चा लोग आगे चलते हैं। अब इसी तरह से यहां पे SO3 प्लस वाटर क्या बनेगा बेटा, जरा खुद ही बताओ। SO3 प्लस वाटर बनेगा H2SO4, दैट मींस यहां बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा H प्लस और SO4-2, तो वो बनेगा बेटा सोडियम सल्फेट, Na2SO4। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो ये आपका सॉल्ट आ गया बेटा मेरा, और साथ में ही आप क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे H2O। तो आई एम 100% श्योर कि ये वाली रिएक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब एग्जाम के लिए इसको ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल सॉल्ट। अगर मेरे पास कोई हैवी मेटल सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल जिंक का सॉल्ट है, आयरन का सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है, और इनका रिएक्शन में किसी वाटर सॉल्युबल बेस के साथ कराता हूं, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है बेटा, और यहां बनता है एक सॉल्युबल सॉल्ट along with heavy metal base, जो कि insoluble होती है, जो कि precipitate बनाती है। जाहिर सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल बनेगा। बेसिस का रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट, तो याद रखिए मेटल सॉल्ट्स लाइक कॉपर, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद aqueous solutions of bases to form precipitates of insoluble metal hydroxides। ठीक है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब insoluble bases बन जाती है यहां पे। एग्जांपल है जिंक सल्फेट, तो हैवी मेटल जिंक सल्फेट का सॉल्ट अगर मैं ले रहा हूं बेटा किसके साथ, अगर मैं किसके साथ ले रहा हूं, NaOH के साथ, तो जाहिर सी बात है सर, हमको पता है कि इसको सबसे पहले अब क्या करना है, इसको हमें ऐसे लिखना है Zn+2 और साथ में लिखना है SO4-2। इसको कैसे लिखना है सर, इसको लिखना है Na+ और इसको लिखना है OH-। तो सर Zn और OH मिलेगा, तो ये बनेगा ZnOH होल ट्वाइस, तो ये बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH होल ट्वाइस। खत्म बात। और साथ में बनेगा बेटा Na2SO4। क्या बनेगा बेटा, Na2SO4। तो ये Na2SO4 जो है बेटा, इसको एक्वियस लिखूंगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, इसको डाउनवर्डेड एरो लिखूंगा, और याद रखूंगा कि इसका कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती है। और क्लियरली आप देख सकते हो इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ, इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ जुड़ चुका है,
तो एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और उस कैटेगरी को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए बच्चा, यहां पे भी आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगी। अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करा देता हूं, मैं जल्दी से सिर्फ रिएक्शन लिखूंगा, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेटा, अमोनियम का मतलब होता है ये NH4+1, एक वीक बेस होगी और साथ में OH माइनस लिखूंगा, तो ये बनेगा NH4+ OH माइनस। तो क्लियरली ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ये बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है बेटा, और साथ में बेटा बनेगा यहां पे CuOH होल ट्वाइस क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड। और ये क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड जो है, इसका कलर कैसा होता है बेटा, एक पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे फेरस क्लोराइड। याद रखना बेटा, अगर फेरस लिखा है तो Fe+2 होगा आयरन, और अगर Fe+3 है तब हम पढ़ते हैं इसको फेरिक। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के टाइम। चलिए बेटा, नाउ सिंपल सी रिएक्शन है फेरस क्लोराइड, दैट मींस FeCl2, साथ में रिएक्शन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का, और यहां पे भी अदला बदली। देखिए बेटा, Na+Cl- जुड़ेगा तो बनाएगा सर NaCl, साथ में सर Fe+2 जुड़ेगा और OH-1 के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा FeOH होल ट्वाइस। सो फेरस हाइड्रोक्साइड यहां पे बनता है बेटा, जो कि होता है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। सो आई एम 100% श्योर कि इसके बाद आपको इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, और क्लियर चीजें आपको समझ आ रही होगी अलॉन्ग विथ लॉजिक। चलिए बेटा, नेक्स्ट चीज जो है एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है। यहां पे बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है और साथ में ही बेटा इरिवर्सिबल इन नेचर भी होती है। चलिए बेटा, ये जो रिएक्शन है इसमें एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे पास जो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो सकता है बेटा, या तो एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और बेस भी मेरा क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये मुझे देता है न्यूट्रल सॉल्ट, ये आप याद रखना। और न्यूट्रल सॉल्ट्स का अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल का मतलब पीएच आपने पढ़ा बेटा, पीएच होगा बराबर, पीएच किसके बराबर होगा बेटा, 7 के बराबर आपने पढ़ा होगा, तो पीएच 7 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद बेटा आप याद रखेंगे, पीएच का कॉन्सेप्ट कुछ टाइम में आने वाला है, अगर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं इसका, HCl प्लस NaOH आप याद रखेंगे, सिंपल सा एग्जांपल, तो ये देगा NaCl, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब यहां से आएगा एसिडिक सॉल्ट बेटा, कैसा आएगा, एसिडिक सॉल्ट आएगा। एसिडिक सॉल्ट का पीएच बेटा कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का आप लेंगे HCl, वीक बेस का आप लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और NH4OH जो ही आपने लिया, आपके दिमाग में NH4 प्लस कैटाइन घूमना चाहिए, जो मिलेगा किसके साथ, क्लोराइड माइनस Cl माइनस के साथ, तो बेटा ये बना NH4Cl और इसका पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। इसी तरह से अगर आपने लिया बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा क्लियरली ये होगा बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट्स का जो पीएच होता है बेटा वो होता है ग्रेटर देन 7। एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे याद करके जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वीक बेस जो है आपका आ गया NH4OH, सॉरी वीक एसिड जो है आपका आ गया एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ में आ गया आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब क्लियरली यहां से Na प्लस आएगा और यहां से आएगा एसिटेट CH3COO माइनस, तो ये Na प्लस और एसिटेट मिलेगा बेटा, ये बनाएगा सोडियम एसिटेट सॉल्ट CH3COONA, और इसका पीएच जो है एग्जैक्टली कैसा होता है बेटा, ग्रेटर देन 7, क्योंकि एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, 100% गारंटीड है कि यहां से बाहर अब क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। चलिए बेटा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बाद हम सॉल्ट वाले पोर्शन पे जाते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है आपको पता होगा, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दैट मींस पीएच मुझे बताता है कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा मेरे पास, उसका जो स्ट्रेंथ है बेटा वो क्या है, इज इट स्ट्रांगली एसिडिक, इज इट न्यूट्रल, और इज इट स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। बेसिक को हम एल्कलाइन इन नेचर भी बोलते हैं। तो याद रखिए बेटा पीएच जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पीएच होता है बराबर माइनस टाइम्स, बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं 1/log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा,
ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज मैं लिख रहा हूं बेटा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। वो क्या है वो आप इंशाल्लाह क्लास 11th या 12th में पढ़ने वाले हो। चलिए अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो बेटा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग ऑफ h प्लस माइनस रेज पावर -1, ये ऐसे आ गया 1/x इज इक्वल टू x रेज पावर -1, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। लॉग ऑफ दिस रेज पावर दिस, तो पावर नीचे आएगा बेटा, ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस लॉग ऑफ h पॉजिटिव, जो कि आपकी बुक्स में आपको देखने को मिल जाता है। दैट मींस pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव टाइम्स लॉग ऑफ h पॉजिटिव। और याद रखेंगे बेटा pH जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब इनवर्स रिलेशन, एक बड़ा तो दूसरा घटा। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। याद रखेंगे आप बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस अगर pH बढ़ा, याद रखेंगे बेटा, अगर pH बढ़ा तो आपका एसिड जो है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर pH घटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ जाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है बेटा वो बढ़ गई, यहां स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है बेटा वो घट गई। समझ आ रही होगी आपको ये बात, ठीक है बेटा? तो यहां पे अक्सर सवाल आ जाता है कि pH दिया है, बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा? जिसका सबसे कम pH वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, जिसका सबसे ज्यादा pH वो सबसे कम एसिडिक होगा, यानी कि वो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए। आगे चलते एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, यहां सवाल कैसे आता है। आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस 1 × 10⁻³ और पीछे यूनिट लिखा होता है या तो कैपिटल M या लिखा होता है मोल्स पर लीटर, ऐसे लिखा होता है बेटा, मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन ऐसे देखो, लिखा होगा कि सॉल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस, कैलकुलेट द pH। आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता होता है pH बराबर होता है बेटा किसके? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा और मुझे आंसर क्या मिलेगा जरा चेक करो, 1 × 10⁻³ अब बेटा देखो, इस 1 × 10⁻³ को आप सिंपली कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको 10⁻³ भी लिख सकते हो, या आप सिंपली इसको ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हो, log ऑफ a × b⁻x। तो यह होता है बराबर log ऑफ a प्लस x टाइम्स log ऑफ b। ये फॉर्मूला लॉगरिथम में 9th क्लास में हम पढ़ते हैं बेटा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये a हो गया यहां पे आपका, ये b हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका x हो गया। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला को, इस माइनस को बाहर लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस फिर लिखेंगे -3 log ऑफ 10। नाउ बेटा मेरा रिमेंबर, log ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू, log ऑफ 1 हमेशा होता है बराबर 0 के, log ऑफ 10 होता है बराबर किसके बेटा, 1 के। तो सिंपली ये चीज 0 होगी, ये चीज 1 होगी, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो pH बराबर किसके आ गया, 3 के आ गया। बट ये सब करने की जरूरत तब है जब आपसे सवाल पूछेगा शो दैट द pH, विच इज अनलाइकली पॉसिबल। आज तक आपके बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं आया, बट यू नेवर नो, आ सकता है। लेकिन अगर इस पैटर्न में डायरेक्टली दिया होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा 10⁻⁻⁻, सम नंबर क्या दिया होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज, क्वेश्चन में गिवन होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज 10⁻⁻ सम नंबर -x, ऐसे लिखा होगा। कैलकुलेट द pH, तो सिंपली जो ये x की वैल्यू होती है बेटा यही pH बन जाती है, विच यू कैन क्लियरली सी। अगर यहां पे -3 लिखा है तो -3 का अगर मैग्नीट्यूड लूंगा, दैट मींस अगर मैं सिंपली +3 लेता हूं तो वो 3 जो है बेटा वो pH बन जाएगा। 100% श्योर है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेटा, नाउ लेट्स डिस्कस pH स्केल। नाउ pH स्केल क्या होता है बेटा, ये आपको स्ट्रेंथ बता देती है ऑफ द मेजर ऑफ एसिड और बेस, कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक होता है, वो चीज जो है pH स्केल पे ही हम बता पाते हैं। और pH स्केल जो है बेटा ये इसके वैल्यूज लाई करते हैं from 0 to 14, where 0 signifies strongly acidic and 14 signifies strongly basic, while 7 जो है बेटा it signifies that the substance is neutral। तो अगर आप 7 से लेफ्टवर्ड्स आते हैं, that means pH जितना घटेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ जाता है। एसिडिक नेचर अगर बढ़ जाता है मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। while as on the other hand, अगर आप 7 से आगे जाते हैं बेटा, 7 से 14 की तरफ ट्रेवर्स करने पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो मतलब बेसिक नेचर भी सब्सटेंस का क्या हो गया बेटा, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप बच्चे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे रिगार्डिंग द पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है पीएच का इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको पता है बेटा कि पीएच जो है इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कैसे बेटा, हमारे स्टोमक में बेटा क्या होता है, स्क्रीशन होता है HCl एसिड्स का, और वो HCl एसिड जो है बेटा वो आपके स्टोमक का पीएच चेंज कर देता है इस पर्टिकुलर रेंज में 1 से लेकर 3 के बीच। ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी है सो दैट बेटा आपके इस पीएच की वजह से पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाए और उससे क्या होगा बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट to regulate this pH so as to activate this enzyme which helps in the digestion of food. नंबर नेक्स्ट है बेटा pH of soil। soil के pH को भी हमें ऑप्टिमम रेंज में रखना जरूरी होता है so that plants जो है बेटा वो ग्रो हो जाए अच्छे से। अगर soil का pH इस रेंज से बाहर आ जाता है, that means 6.3 से अगर नीचे आ गया तो हम कहेंगे soil जो है बेटा वो एसिडिक हो गया, तो उस टाइम हम लाइम ऐड करते हैं, that means कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। अगर 7.3 से आगे गया तो हम कहेंगे बेटा जो है ये बेसिक हो गया, दैट मींस एल्कैलिनिटी बढ़ गई, तो उस टाइम हम जिप्सम को ऐड करते हैं बेटा, दैट इज CaSO4। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, वन लाइनर एग्जाम्पल कहीं से भी पूछ सकता है। नंबर नेक्स्ट है पीएच ऑफ माउथ। हम दिन भर बहुत सारी चीजें खाते हैं बेटा जिनसे एसिड का स्क्रीशन हो जाता है, और अगर हम अपने इस एसिडिक एनवायरनमेंट जो हमारे मुंह में क्रिएट हो जाता है अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो बेटा इट विल लीड टू द करोजन ऑफ एनिमल। तो इसीलिए हमें जरूरी होता है कि हमारा जो मुंह है उसका पीएच ग्रेटर देन 5.5 हो जाए। क्यों? क्योंकि टूथ डीके बिगिंस व्हेन द पीएच फॉल्स बिलो 5.5। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं जिसमें ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं जो कि बेसिक होता है, जो इस पीएच को क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प कर देता है। पीएच ऑफ ब्लड भी आप याद रखेंगे बेटा, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है विच एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, बेटा ये हमारे इस ब्लड के लिए ऑप्टिमम पीएच मेंटेन होना भी जरूरी है, विच लाइज इन द रेंज 7.3 to 7.5, दैट मींस स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। बट हमारे बॉडी में इतनी सारी चीजें खाने के बाद भी कभी कभार पीएच वेरिएशन आ सकती है ब्लड में, और आती है। बट ब्लड क्या करता है बेटा, ब्लड में ऊपर वाले ने एक टेंडेंसी रखी है कि ये इस पीएच चेंज को रेगुलेट करता है। ऐसा सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है इसको हम बफर का नाम देते हैं। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक नेचुरल बफर का काम करता है। तो आप याद रखेंगे बेटा, ये जो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड है बेटा इसका रेंज कितना होता है, और ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑप्टिमम सर्वाइवल के लिए। अल्लाह बचाए, ऊपर वाला बचाए, अगर इस पीएच में जरा भी गड़बड़ आ गई बेटा तो इट कुड बी फैटल। चलिए नेक्स्ट दो पॉइंट्स है बेटा, सेल्फ डिफेंस प्लांट्स का और एनिमल्स का थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो यहां पे कुछ जो है चीजें आप याद रखेंगे, कुछ इंसेक्ट्स जो है बेटा वो कुछ एसिडिक या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं, उनको सेफगार्ड करते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, ये आप खुद से पढ़े तो बेहतर होगा। पीएच इन प्लांट्स जैसे मैंने आपको बताया, नेटल प्लांट वगैरह है बेटा, ये मेथनोइक एसिड को स्क्रीट करते हैं बेटा, और इस स्क्रीशन की जो इरिटेशन होती है बेटा इसको आप खत्म कर सकते हैं बेटा, किससे, डॉक प्लांट से। डॉक प्लांट जो है या बेकिंग सोडा आप यूज कर सकते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। डॉग प्लांट को हम अबीज कहते हैं, इन कश्मीरी वी कॉल इट एज अबीज। तो अबीज जो होता है, जो डॉग प्लांट होता है बेटा, ये बेसिक इन नेचर होता है, वीकली बेसिक होता है। जहां पे भी आपको बी का स्टिंग या रेड एंट का स्टिंग या बेटा आपको इस मेथनोइक एसिड का स्क्रीशन ड्यू टू दिस नेटल प्लांट स्टिंग मिल जाए तो आप इस पे डॉग प्लांट जो है वो रब कर सकते हैं और आपको इस इरिटेशन से जो है बेटा वो क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, सो आई एम श्योर यहां तक जो है बेटा चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज आप याद रखेंगे, वैस्प का जो स्टिंग होता है, प्लीज रिमेंबर, वो होता है एल्कलाइन। तो उसको हम क्योर करते हैं बाय एसिटिक एसिड, वीक एसिड। ठीक है, whereas बी स्टिंग जो होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसको हम ट्रीट करते हैं क्योर्ड बाय रबिंग ए वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3। चलिए बेटा यहां तक आई एम श्योर की चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं और आगे डिस्कशन में बेटा
हमारा होने वाला है लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है बेटा, याद रखेंगे आप, ये आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कैटाइन होता है और एनाइन होता है। ये वाला पॉइंट आपको पता है। और साथ में ही बेटा क्या से होते हैं? सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, जो कि प्राइमरीली बहुत सारी रिएक्शन से बनते हैं, जैसे एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो गया, या मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड का रिएक्शन हो गया, बेस प्लस एसिड मेटल प्लस बेस का रिएक्शन हो गया। बहुत सारी चीजों से डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स बनते हैं, बट एक प्राइमरी जो हमारे पास रिएक्शन होती है जिससे हम बनाते हैं बेटा, इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। ठीक है बेटा। अब सॉल्ट्स जो है बेटा, सॉल्ट्स के बारे में आप एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं। NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, MgCl2 हो गया बेटा आपका, CaCl2 हो गया आपका, ठीक है बेटा। इसी तरह आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है सॉल्ट्स की बेटा, जो आप याद रख सकते हैं। चलिए बच्चा आगे चलते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? दे आर मोस्टली सॉलिड्स, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच कैटाइंस और एनाइंस जो होता है बेटा, ये आपस में बाउंड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, और ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, जिसकी वजह से एक दूसरे को बहुत तगड़े तरीके से पकड़ लेते हैं। चलिए, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इन सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं या इनको डायरेक्टली मोल्टन फॉर्म में लेता हूं, तब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कैटाइंस और एनाइंस बेटा क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इसे एग्जिबिट कर देते हैं। सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम, ये मैंने बता दिया आपको। दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड दे कंटेन व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज एनाइन। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बट स्टिल आपने इनको रिवाइज करा। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब हो गया वो सॉल्ट सेम फैमिली को बिलोंग करेगा जिसमें या तो सेम कैटाइनिक पार्ट हो गया या तो सेम एनाइनिक पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे NaCl ले लूं, Na2SO4 ले लूं, NaNO3 ले लूं, इन सब में कैटाइनिक पार्ट सेम है दैट इज सोडियम, तो इनको मैं कहूंगा सोडियम फैमिली के सॉल्ट। इसी तरह से अगर किसी में एनाइनिक पार्ट सेम है, फॉर एग्जांपल यहां क्लोराइड जो है, यहां क्लोराइड है, यहां क्लोराइड है, तो इनको मैं क्लोराइड सॉल्ट्स का नाम देता हूं। दैट मींस वो सॉल्ट which has a common cation or a common anion, it is said to belong to a same family। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभार किसी रेफरेंस में मेंशन किया गया होता है तो आप पढ़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट सॉल्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो कि इंडस्ट्रियली हम कैसे बनाते हैं बेटा? HCl प्लस NaOH का रिएक्शन करके। तो आप सबको पता होगा यहां बनता है NaCl, और इसका खुलासा मैं कर चुका हूं कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है भाई साहब, न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका pH कैसा होता है बेटा? pH इज एग्जैक्टली 7। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स है यहां से, जो इसको रॉ मटेरियल यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं बेटा। उन इंपॉर्टेंट केमिकल्स को डिस्कस करना बेहद जरूरी बनता है, क्योंकि यहां से आपके सवाल एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं, और इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आएंगे। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है बेटा दैट इज NaOH। इसका कॉमन नेम आपको पता होगा दैट इज कॉस्टिक सोडा। इसको बनाने का जो तरीका है बेटा उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस का नाम देते हैं। क्लोर एल्कली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज क्लोरीन, और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वाटर सॉल्युबल बेस होती है। It is named so because of the products formed, that is chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। अब इसमें करते क्या है हम बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में बेटा हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मींस NaCl है, जाहिर सी बात है H2O है। और बेटा इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, दैट मींस हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो यहां डिकम्पोजिशन हो जाता है इस सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन का, जिसको आप ब्राइन देते हो नाम। ब्राइन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहां बेटा याद रखना, जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, दैट मींस एक्सटर्नली एक बैटरी, ये माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड। तो इसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा, और दोनों के दोनों टर्मिनल्स पे कुछ सबस्टांसेस इवॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखेंगे बेटा, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, और साथ में नियर बाई कैथोड जो है बेटा वो NaOH बन जाता है। और बेटा आपका जो एनोड होता है बेटा, इस टर्मिनल पे आपका
क्लोरीन गैस बन जाता है। ठीक है बेटा, सो रिमेंबर व्हाट, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट एनोड, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एज कैथोड एंड नियर बाय कैथोड आपका NaOH बन जाता है। अब इसका रिएक्शन सिंपली लिखूंगा, NaCl एक्वियस प्लस H2O। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा बेटा, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो आई राइट Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस आई विल राइट NaOH। अब इसको याद रखने का तरीका आप सिंपल याद रखेंगे। यहां पे देखिए बेटा, PaRCl पार्सल, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, Cl फॉर क्लोरीन। तो सिंपल सी बात, PaRCl, और उसके बाद आप याद रखेंगे CHINA, चाइना, ऐसे, C फॉर कैथोड, H फॉर हाइड्रोजन, Na फॉर NaOH, बात खत्म। तो ये पॉइंट जो है आपको याद हो जाएगा इस छोटे से टोटके के साथ। चलिए बेटा, याद रखेंगे आप इस सब को, और आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। यह हम कैसे बनाते हैं, जब हम क्लोरीन गैस जो कि बाई प्रोडक्ट होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, उसको ड्राई स्लेकेड लाइम के थ्रू पास करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यहां पे लिखूंगा मैं, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेकेड लाइम देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। सबसे पहला यूज जो है बच्चा, दैट इज इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग का मतलब होता है बेटा, अगर मैं इसको यूज करूं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ और रिमूवल ऑफ कलर। नेक्स्ट याद रखेंगे, फॉर डिसइंफेक्टिंग योर ड्रिंकिंग वाटर। बेटा, अगर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करना है, उसमें इंसेक्ट्स को मारना है बेटा, तो हम उसको यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। अगर आपको इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है बच्चे, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम इस एनेस्थेटिक मटेरियल दैट इज क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी यूज करते है। चलिए भाई साहब, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट चीज जो आप बात करने वाले हो, जिस केमिकल के ऊपर डिस्कशन होगा, दैट इज बेकिंग सोडा, और वी आल्सो कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला बेटा NaHCO3। आपने रिएक्शन में भी पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ना ये जो NaHCO3 है बेटा, इसको हम बनाते कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अगर मैं NaCl का रिएक्शन लेता हूं विथ अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहां पे मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में बेटा यहां बनता है एक सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका होता है एसिडिक सॉल्ट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेटा, ये आप याद रखेंगे, दिस इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको मैं लिखूंगा स्पैरिंगली सॉल्युबल। तो इसको हम निकाल के बाहर सुखा के फिर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, इसको प्रेसिपिटेट आउट करके हम सुखा के बाद में यूज करते हैं। तो कुछ यूजेस है इसके बेटा। सबसे पहला यूज, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने यूज किया होगा कि लेवनिंग एजेंट होता है, रेजिंग एजेंट होता है, जो हम केक्स या बेकरी आइटम्स में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, बेकिंग पाउडर वैसे होता क्या है, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टेरिक एसिड का। ठीक है बेटा, तो जब यहां पे बेकिंग में हम इसको यूज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा इवॉल्व होके आपके इन बेकिंग जो आइटम्स है उनको क्या करता है, फुला देता है, फ्लफी बना देता है। नंबर नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स मतलब जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेटा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसको यूज करते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल दी फायर। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हम पढ़ते हैं, इट इज Na2CO3। सो विल ऑल्सो रीड इट इज लाइक दिस, सोडियम कार्बोनेट, शाबाश, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मेरे बच्चे इसको आप याद रखेंगे। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है ये H2O, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा,
चलिए जी, सो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आप क्या याद रखेंगे, जब हमें ये रिएक्शन, अच्छा इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, और वी आल्सो कॉल इट एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब ये सॉल्वे प्रोसेस होता क्या है? सॉल्वे प्रोसेस में बेटा हम क्या करते हैं, हम ये रिएक्शन लेते हैं जो आपने पीछे पढ़ा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्लस NH3। अब इसके स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनसीईआरटी। चलिए बेटा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इस रिएक्शन को याद रखेंगे। तो यहां पे आप डायरेक्टली लिखेंगे NaHCO3 बनता है और साथ में बनता है NH4Cl। शाबाश, जो आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, वही पहला रिएक्शन आपको यहां पे भी लिखना है। उसके बाद आप एक पॉइंट मेंशन करेंगे, दिस NaHCO3 इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। स्पारिंगली सॉल्युबल होता है, स्पारिंगली सॉल्युबल होता है। इसको क्या करते हैं, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट, प्रेसिपिटेटेड आउट, फिल्टर्ड एंड ड्राइड। ड्राइड जब इसको ड्राई करेंगे बेटा, ड्राई करने के बाद हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, वी विल हीट इट अप। शाबाश। तो उसके बाद जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूं बेटा, शाबाश शाबाश, क्या लिखोगे आप, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूं, तो यहां सिंपली मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिलता है Na2CO3 और साथ में बेटा मैं क्या लिखूंगा, H2O। ठीक है बेटा, तो यहां बेटे मेरे आप याद रखेंगे, ये जो Na2CO3 बना, इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं बेटा इसको, सोडा ऐश भी कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। लास्ट स्टेप इज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो लास्ट वाला रिएक्शन आप यहां पे लिखेंगे, Na2CO3 plus 10 times H2O, it will give me Na2CO3 dot 10 times H2O, that is it। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। इसके कुछ यूजेस है बेटा जो कि आप पढ़ सकते हैं, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, या बाकी चीजें भी है। चलिए जी आगे चलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको बता चुका हूं, या आप अलग से एग्जाम के लिए याद नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस स्लाइड डाउन। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको आप कॉमनली पीओपी कहते हो बेटा, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपके पास एक कंपाउंड होता है कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, जिसको आप जिप्सम का नाम देते हैं। तो ये जिप्सम जो है बेटे, इसको आप कंट्रोल्ड मैनर में हीट करते हो बेटा, दैट मींस अप टू 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसको हीट करेंगे तो यहां से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, आधा बच जाता है, CaSO4.1/2 टाइम्स H2O, और इसी को आप बेटा क्या कहते हो, पीओपी कहते हो। ठीक है बेटा, और ये जो पीओपी है बेटा, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि पानी के साथ मिलते ही बेटा एक हार्ड मास बना देता है, जो कि जिप्सम होता है, जो कि आप घर पे दीवारों पे देखते हो पीओपी लगाने के बाद वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस है बेटा। डॉक्टर्स वगैरह जब इलाज करते हैं, जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं, उनको अगर किसी की टूटी हुई हड्डी को वापस से अपनी जगह लाना है तो उसके लिए हम प्लास्टर वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। टॉयज को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, डेकोरेशन को बनाने के लिए बेटा। अगर मुझे कहीं कहीं पे एयर गैप्स को लैब में सील करना है बेटा, तो उस चीज के लिए यूज होता है। फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सर डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। याद रखो बेटा, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, देन it loses all of its water of crystallization। तो जब ये सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस CaSO4 and gets converted into एनहाइड्रस CaSO4। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो उसी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को बेटा हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डेड बर्न्ड प्लास्टर।
और ये डेड बर्न प्लास्टर बेटा हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज वैसी नहीं होती है जैसी पीओपी की होती है। तो यहां पे मैं रिएक्शन लिखूंगा सिंपल, अगर हीटिंग करते हैं आप बेटा अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप सिंपली यहां लिखेंगे CaSO4 सॉलिड और 2 टाइम्स H2O बाहर लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो चलिए बेटा, ये आपका था एसिड बेस सॉर्ट्स का भी एक डिटेल्ड वन शॉट। आई एम श्योर, 100% श्योर, जिस भी बच्चे ने बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ, ध्यान के साथ, अटेंशन के साथ इस वीडियो को सुना होगा, उसकी प्रिपरेशन में 4 चांद ऑलरेडी लग चुके होंगे। तो बेटा जी, इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और प्रॉमिस के साथ जाते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन होगा वो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको अपडेटेड रहना है बेटा हमारे किसी भी अपडेट से, तो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपडेटेड रहना है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन करेंगे इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके। तो चलिए बेटा जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, अपना ख्याल, अपनी पढ़ाई का ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,